Let's start with the chapter International Organization. This is our session number 4 or 5 I think. So we are going with International Organization class 12th Contemporary World Politics का ये चैप्टर है और यहाँ हम सिर्फ यूएन को नहीं पढ़ेंगे, यहाँ हम यूएन के अलावा भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। वैसे हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमने एशियान पहले पढ़ा हुआ है, वो भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ईयू भी हमने पढ़ा हुआ है, हमने सार्क भी पढ़ा हुआ है, राइट। बट यहां पर हम कुछ ऐसे, वो सब ज्यादातर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। हम यहां पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पर सब देशों पे काम कर रही है या मैक्सिमम देशों पर काम कर रही है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग यहां पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत और जो मेजर पार्ट है वो यूएन का ही रहेगा, यूनाइटेड नेशंस का। तो वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए जी, आपके सामने एक सवाल है वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी हम लोगों को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत ही क्या है। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर के अंदर आता है कि वाई यूएन या वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसके अंदर, ध्यान से देखिए, वो क्या है कि इट हेल्प विद द मैटर ऑफ वॉर एंड पीस, यानी शांति के समय और लड़ाई के समय ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस काम आती हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मदद करती हैं बेटर लिविंग कंडीशंस बनाने में, यानी जो देश गरीब हैं उन देशों को गरीबी से बाहर निकालने में, जो स्ट्रगल कर रही हैं उन्हें मदद करने में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती हैं। ये तभी बना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तभी बनती है जब सारे स्टेट्स यानी सारी कंट्रीज एग्री करती हैं उसके क्रिएशंस पर, यानी बहुत सारे देश जब एक साथ आते हैं तब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनती है। एक बार बनने के बाद इसका काम है कि जो भी उन देशों के बीच में मैटर चल रहे हैं उन्हें पीसफुली सॉल्व किया जाए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें पीसफुली हैंडल किया जाए। इसके अलावा नई नई इंफॉर्मेशंस को प्रोड्यूस करना, आइडियाज को प्रोड्यूस करना कि कैसे दो देश आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं, उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल हो सकता है उसके बारे में देखना। दो देशों के बीच में जो भी आपस में एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जो भी आपस में बातचीत हो रही है, उसका क्या मैकेनिज्म होगा, क्या रूल्स होंगे जो दोनों देश ब्रेक ना करें, क्या ब्यूरोक्रेसी जो चाहिए बीच में पेपर वर्क करने के लिए, ये सारे कौन प्रोवाइड करेगा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करेंगी। इससे दोनों जो देश हैं वो और ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि यस देयर इज अ मिडलमैन, ये बंदा जो मेरे से बात कर रहा है वो मुकरेगा नहीं बाद में, है ना। दोनों ऑनर करेंगे उन टर्म एंड कंडीशंस को। जैसे अभी आप लोगों ने अगर आज देखा हो तो बड़ा मैटर चल रहा है ट्रंप और जो जेलसिंकी है, दैट इज यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनके बीच में। जब जेलसिंकी साहब यूएस के व्हाइट हाउस में गए तो ट्रंप से बातचीत हुई, तो इसका एक लंबा वीडियो है 45 मिनट 50 मिनट का। उसमें शुरुआत में तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, दोनों देश एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं वगैरह वगैरह, और लास्ट के 10 मिनट में मामला बहुत गड़बड़ा आ गया, जहां पर ट्रंप जो है वो जेलसिंकी को जोकर कह रहे हैं। ये दो देश के प्रेसिडेंट आपस में बात कर रहे हैं, समझिए, उन्हें डिक्टेटर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इसकी वजह से हम वर्ल्ड वॉर 3 की कगार पर हैं, है ना, हमें ये सब तुरंत रोकना होगा। और जेलसिंकी इस सबके बीच नाराज हो जाते हैं, वो कहते हैं मुझे पीस स्टैब्लिश करना है लेकिन दबाव में आके नहीं करना किसी के। तो इस तरह की चीजें आज आप देख सकते हो इंटरनेशनल लेवल पर हो रही हैं, ठीक है ना। तो यहां पर दो स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट्स कई बार पेपर के अंदर आती है, एमसीक्यू फॉर्मेट में भी आ जाती हैं। जैसे पहली स्टेटमेंट है कि द यूनाइटेड नेशंस वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। यूनाइटेड नेशन का काम ह्यूमैनिटी को हेवन तक ले जाना नहीं है, यानी इंसानियत को स्वर्ग में ले जाना नहीं है, उसे नर्क से बचाना है, यानी जो हालात खराब होते हैं उन खराब हालातों से बचाना है, ना कि कुछ आगे का देखना। आगे का देखने के लिए देश अपने आप हैं, हमें बुरे से बचाना है। तो ये किसने कहा था? ये डैग हैमरजोल्ड ने कहा था, का यूएन के ये दूसरे सेक्रेटरी जनरल हैं, जो यूएन में टॉप पर्सन होता है उसे सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन है यहाँ पे? डैग हैमरजोल्ड। उसके बाद एक स्टेटमेंट है, टॉकिंग शॉप्स यूएन को बोला जा रहा है कि कई लोग यूएन पे इल्जाम लगाते हैं कि यूएन सिर्फ एक बातचीत करने का अड्डा बन चुका है, होता कुछ नहीं है यहां पर। तो टॉकिंग शॉप्स, यस देयर आर लॉट ऑफ स्पीचेस एंड मीटिंग्स एट द यूएन स्पेशली ड्यूरिंग द एनुअल सेशन ऑफ द जनरल असेंबली, बट एज चर्चिल पुट इन, जो इज बेटर देन वॉर। इजंट इट बेटर to have one place where all the countries in the world can get together, bore each other some time with their words rather than bore holes into each other on the battlefield।
ये बात कौन कह रहे हैं? शशि थरूर कह रहे हैं, जो इंडिया से हैं, और ये उस टाइम पर यूएन के अंडर सेक्रेटरी थे कमीशन एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन के, कम्युनिकेशन एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन के। इन्होंने कहा कि आप लोग कहते हो कि यूनाइटेड नेशन एक जगह है जहां सब लोग बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल बात करते हैं और बहुत बात होती है, बहुत मीटिंग होती है, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं है कि हम लोग बात ही कर रहे हैं? कम से कम एक दूसरे से लड़ाई नहीं खेल रही हैं। ये अच्छा है कि हम देश एक दूसरे से बातचीत करके एक दूसरे को बोर करें, इसकी बजाय कि हम लोग एक दूसरे के सीने में बोर कर दें, यानी होल कर दें काइंड ऑफ। तो ये बात किसने कही थी? शशि थरूर ने कही थी। तो बात को ध्यान रखेंगे, पेपर के अंदर बहुत बार ये देखने को मिलता है। आगे चल रहे हैं हम। उसके बाद अब यूएन कैसे बना? मैंने बताया ना, इसके अंदर चैप्टर के अंदर मेनली आप यूएन पढ़ोगे, इसके अलावा और भी है बट मेनली यूएन पढ़ेंगे। तो चलिए, यूएन कब स्टैब्लिश होता है? तो यूएन जो है वो लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर है। अब आप कहोगे सर ये लीग ऑफ नेशन क्या है? वर्ल्ड वॉर वन के बाद, वर्ल्ड वॉर वन 1914 से लेके 1919 तक चली थी लगभग। इसके बाद क्या होता है कि दुनिया सोचती है कि कुछ शांति के लिए हमें करना चाहिए, वरना हम तो एक दूसरे को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। वी हैव टू डू समथिंग। तो इसके लिए पूरी दुनिया जो है वो मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिसका नाम होता है लीग ऑफ नेशंस। लेकिन बाद में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिससे ये लीग ऑफ नेशन वर्क नहीं कर पाती और वर्ल्ड वॉर 2 हो जाती है। जब वर्ल्ड वॉर 2 होती है उसके बाद फिर ये सारे देश एक साथ बैठते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ नया और बेहतर बनाना होगा। वहां जन्म लेता है यूएन, यूनाइटेड नेशंस। वहां पे जन्म लेता है यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस। सो व्हेन वाज यूएन एस्टैब्लिश्ड? द यूएन वाज फाउंडेड। देखिए पहले क्या था, वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुई तो देशों ने सोचा कि किस तरीके से शांति कायम की जा सकती है, पीस स्टैब्लिश किया जा सकता है। उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। लेकिन वो कई कारणों की वजह से काम नहीं कर पाई, तो वर्ल्ड वॉर 2 हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सारे देश एक साथ फिर बैठे और इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसका नाम रखा यूएन। तो अब लीग ऑफ नेशन है नहीं, यूएन ही है। तो यूएन को लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर माना जाता है। कब बनी है? 1945 में। 1945 में ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी और उसी के बाद इसे बनाया गया। इसको बनाने के लिए एक चार्टर पे साइन किया गया, यानी कि एक ट्रीटी पे साइन किया गया, और उस चार्टर का नाम था यूनाइटेड नेशन चार्टर, और जिसे 51 देशों ने साइन किया। ठीक है जी। क्या चाहती थी ये चाहते थे कि जो लीग ऑफ नेशन नहीं कर पाया वो हम करें, यानी पीस स्टैब्लिश करें, कोऑपरेशन का कोई तरीका स्टैब्लिश करें देशों के बीच में। तो इस यूएन के ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो यूएन का ऑब्जेक्टिव था टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। किसी भी तरह के इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को रोकना है, किसी भी तरह से कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करना है देशों के बीच में। ठीक है। एंड इट वॉज फाउंडेड विद द होप दैट इट वुड एक्ट टू स्टॉप द कॉन्फ्लिक्ट। और इसका मकसद था कि जो भी देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं उन्हें रोका जाए, वरना वॉर ब्रेकआउट हो जाएगी और कम से कम लोग इसमें उनकी डेथ हो, यानी हॉस्टिलिटीज को कम से कम करना है। 2011 का अगर हम डेटा देखें तो उसके हिसाब से अभी यूएन में 193 मेंबर हैं, जो बहुत बड़ी बात है। और किसी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी बड़ी तादाद में मेंबर्स नहीं है। अब आप पूछोगे सर दुनिया में कितने देश हैं? तो लगभग 205 के करीब पूरी दुनिया में देश हैं, जिसमें से 193 यूएन के मेंबर। ठीक है जी। अबाउट यूएन जनरल असेंबली एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएन में कई सारी बॉडीज हैं जो अलग अलग काम करती हैं। इनमें एक बॉडी है यूएन जनरल असेंबली। जनरल असेंबली का काम क्या है? जैसे हमारे देश में लोकसभा होती है ना, जहां पर हमारे देश के अलग अलग कोनों से लोग आते हैं और अपनी बात रखते हैं, सेम उसी तरीके से जनरल असेंबली में साल में एक बार मीटिंग होती है जिसे एनुअल मीटिंग कहते हैं। और हर देश के जो हेड ऑफ द नेशन है वो वहां आते हैं और अपनी अपनी बात रखते हैं। यहां सब लोग बराबर होते हैं और सबके पास एक वोट होता है। ठीक है जी। उसी तरीके से एक होती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जिसे यूएनएससी कहा जाता है। इसका काम होता है कहीं अगर दो देशों के बीच में वॉर हो रही है तो उसे रोकना है या नहीं रोकना, इसके बारे में डिसीजन सिक्योरिटी काउंसिल लेती है। इसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर हैं
और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। जो नॉन परमानेंट मेंबर है वो सिर्फ अपनी बात रखेंगे, उनकी बातों से कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला, ठीक, और वो हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। जबकि जो परमानेंट मेंबर है वो जब से यूएन बना है तब से लेके आज तक सेम है, ठीक, और वो 5 मेंबर ही डिसाइड करते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ये 5 मेंबर क्यों हैं? क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 में जीते थे। यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, ये 5 मेंबर है जिसे P5 या परमानेंट 5 भी कहा जाता है। अब देखिए, इसके अलावा एक और बात बताता हूं मैं, इन 5 मेंबर्स के पास वीटो पावर है, VETO, वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब है इन 5 को एग्री होना पड़ेगा किसी बात पे तब कोई काम होगा। अगर 5 में से एक भी एग्री नहीं हुआ और उसने कहा वीटो, तो अब उस बारे में दोबारा बात नहीं होगी। यानी मान लीजिए रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वो मैटर आता है, उसमें से 4 लोग कह रहे हैं कि हमें रोकने के लिए कुछ करना चाहिए, 5वें ने कहा वीटो, इसका मतलब अब कुछ नहीं किया जाएगा। जब तक 5 एग्री नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। उसके बाद है यूएन सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल मैंने आपको बताया यूएन की जो टॉप बॉडी है उसे सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। सारा यूएन का कार्यभार सारा यही देखते हैं, सेक्रेटरी जनरल देखता है। सेक्रेटरी जनरल फिलहाल कौन है? इनका नाम है एंटोनियो गुटरस। इनका पूरा नाम है एंटोनियो डी ओलिवेरिया गुटरस, और ये यूएन के 9th सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। ठीक है जी। कब बने सेक्रेटरी जनरल? 1 जनवरी 2017 को। ये पोर्टुगल नाम के देश के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं 1995 से 2002 में, और ये यूएन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी के हेड भी रह चुके हैं 2005 से 2015। यानी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है यूएन में भी काम करने का, और बाद में इन्हें बनाया गया। आप मेरे पीछे फोटो देख सकते हैं, यही भाई साहब यूएन के अभी फिलहाल सेक्रेटरी जनरल हैं। आगे देखिए, यूएन की कई सारी एजेंसीज हैं जो अलग अलग काम करती हैं यूएन के अंदर, जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNHRC यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी जिसके एंटोनियो गुटरस थे, UNHCR यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। इनके नामों से ही आप इनके कामों का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे WHO है तो हेल्थ पे काम करेगा, यूनिसेफ है तो बच्चों के लिए काम करेगा, यूनेस्को है तो एजुकेशन और कल्चरल पर्पस के लिए काम करेगा। तो अलग अलग एजेंसीज का अलग अलग काम है। यू कैन से बेसिकली अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जो अलग अलग काम को देखते हैं। यूएन के 6 ऑर्गन है। ये क्या थी? एजेंसीज। ये क्या है? ऑर्गन। मैं आपको 3 ऑर्गन पहले बता चुका हूं। कौन कौन से? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट। ठीक है। अब आगे देखिए इसके अलावा क्या है। इसके ये देखो, जनरल असेंबली बता दिया, सिक्योरिटी काउंसिल बता दिया, सेक्रेटेरिएट बता दिया। अब है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका काम क्या है? 2 देशों के बीच अगर कोई मामला है तो वो लोग इस कोर्ट में जाके अपने मामले को सुलझा सकते हैं। देन यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका काम क्या है? कोई भी इकोनॉमिक मुद्दे हो, कोई भी सोशल मुद्दे हो, उन्हें यहां पर सुलझाया जा सकता है। ठीक है। देन यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसका क्या काम है? इसका ये अब बंद हो चुकी है। पहले इसका काम था कि जिन देशों में डेमोक्रेसी नहीं है वहां डेमोक्रेसी कैसे अटेन की जाए उसके लिए फंड इकट्ठा करने का काम ये करती थी, लेकिन इसको अब बंद कर दिया गया है और इसकी जगह पर एक नया डिपार्टमेंट खोल दिया है जो अब ये काम करता है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है जी। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं यूएन के, और वो क्या है? एजेंसीज, यानी छोटे डिपार्टमेंट। अब देखिए, यूएन बहुत लंबे टाइम से चल रहा था, 45 से चल रहा था, तो धीरे धीरे ये आवाज आने लगी कि यूएन में रिफॉर्म्स की जरूरत है, यूएन में बदलावों की जरूरत है। तो क्या बदलाव चाहिए? यूएन के स्ट्रक्चर में भी बदलाव की जरूरत है, यूएन के प्रोसेसेस में भी बदलाव की जरूरत है।
बात हुई कि रिव्यू करने की जरूरत है यूएन कैसे काम कर रहा है, क्योंकि वक्त बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं। पहले जो सुपर पावर थे अब वो नहीं है, नई नई सुपर पावर आ रही है। तो कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जो रियलिटीज हैं, मेरा कर्सर देखिए, जो रियलिटीज हैं वो बदल चुकी हैं। तो जरूरी है कि नए देश बढ़ें जो परमानेंट बने, और बहुत सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स को भी बढ़ाने की जरूरत है। ये डिमांड आने लगी कि वक्त के साथ अब चीजें बदल गई हैं। टेररिज्म बहुत बड़ी चीज हो गई है, न्यूक्लियर बम बहुत बड़ी चीज हो गई है, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, एपिडेमिक्स, नई नई चीजें आ रही हैं मार्केट के अंदर। यूएन उनको हैंडल करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस हैं इन्हें हैंडल करवाना पड़ेगा, इसके लिए यूएन को पावर देनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो 1992 में यूएन की जो जनरल असेंबली थी उसने एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें जो मेन कंसर्न है बाकी देशों के कि भाई जो आज की सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें आज के हिसाब से देश नहीं है, वर्ल्ड वॉर 2 के हिसाब से देश है। और दूसरा कि जो पूरी की पूरी यूएन है ये कुछ लोगों के द्वारा डोमिनेटेड है, स्पेशली यूरोप और अमेरिका। ये सिर्फ वेस्टर्न वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है, डोमिनेटेड बाय फ्यू है। इसे बदलने की जरूरत है। इन दो तीन बातों को लेके कि इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है सबकी, इन बातों को लेके कंप्लेंट आई और इस पे काम हुआ। 1 जनवरी 1997 में यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी थे उस टाइम के, कोफी आनंद, इनका नाम जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है। कोफी आनंद साहब ने एक इंक्वायरी बिठाई कि कैसे यूएन को रिफॉर्म किया जा सकता है। तो जवाब आया कि सबसे पहले सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर को बढ़ाया जाए 5 से, और नॉन परमानेंट मेंबर को भी बढ़ाया जाए, ताकि ज्यादा लोग हो तो ज्यादा बेटर डिसीजन लिया जा सकेगा और वो आज की रियलिटीज को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो भाई बात हुई कि परमानेंट मेंबर कैसे बनाए, नॉन परमानेंट कैसे बनाए, इसका कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। कोफी आनंद साहब ने कहा, तो एक क्राइटेरिया रखा गया उन देशों के लिए जो परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं। क्राइटेरिया क्या है? ये क्राइटेरिया रखा गया कि भाई जो देश है ना, कौन सा देश परमानेंट मेंबर बनेगा, कोस कैसे नॉन परमानेंट मेंबर बनेगा, इसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया आता है कि इट शुड बी अ मेजर इकोनॉमिक पावर, पैसा होना चाहिए देश के पास। दूसरा, एक मेजर मिलिट्री पावर, मान लो कहीं लड़ाई हो गई, यूएन की फोर्स भेजनी हो तो देश तो अपनी फोर्स ही नहीं भेज पाएगा, ताकतवर नहीं होगी तो। तीसरा, वो यूएन के बजट में अच्छा खासा पैसा खर्च करता हो, कंट्रीब्यूटर हो अच्छा। अगला, एक बड़ा देश हो इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, ऐसा ना हो कि कोई छोटा सा आइलैंड देश है, कुछ हजार की पॉपुलेशन है, क्या ही करेंगे, उससे बड़े बड़े देश बैठे हैं। एक ऐसा देश जो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करता हो। एक ऐसा देश जो अगर काउंसिल में आए तो काउंसिल को रिप्रेजेंटेटिव बनाए। जैसे आप देखोगे कि अफ्रीका का कोई देश नहीं है उसमें, तो अफ्रीकन लोगों की बात कौन करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोई ऐसा देश आना चाहिए जिसकी ज्योग्राफी अलग हो, इकोनॉमिक सिस्टम अलग हो, कल्चर अलग हो, तो उसके आने से और मजा आएगा, ठीक है ना, और नई बात सामने आएगी। अब इसमें एक सवाल यह आता है कि क्या इंडिया परमानेंट मेंबर बनना चाहिए या नहीं। ये पेपर में कई बार आता है कि आप स्टैंड लीजिए कि इंडिया परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, उसकी वजह बताइए। तो आप लिखेंगे कि इसी आंसर को आप रिपीट करेंगे कि इंडिया एक मेजर इकोनॉमिक पावर है, इंडिया एक मेजर मिलिट्री पावर है, इंडिया लगातार कंट्रीब्यूट करता है यूएन बजट में, इंडिया दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, इंडिया रिस्पेक्ट करता है डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डाइवर्स देश है। ये सारी क्राइटेरिया पे इंडिया सही बैठता है। इस वजह से मैं ये चाहता हूं कि इंडिया एक परमानेंट मेंबर बने, और बहुत टाइम से इंडिया ट्राई कर रहा है इसके लिए, लेकिन क्यों नहीं बना रहे हैं परमानेंट मेंबर। समझिए, कोई भी देश अपनी पावर को लूज क्यों करना चाहेगा। ये जो पांचों देश हैं ये क्यों चाहेंगे कि छठा आदमी आए हमारे बीच, ये तो पावर को अपने पास कंजर्व करके रखना चाहेंगे ना। इस वजह से कोई भी नया मेंबर देश इसमें आगे नहीं आ पा रहा। बहुत सारे देश चाहते हैं, इंडिया भी चाहता है, जर्मनी भी चाहता है, ब्राजील भी चाहता है, साउथ अफ्रीका भी चाहता है, लेकिन किसी को आगे आने नहीं दिया जा रहा। अब बात करते हैं जरा सिक्योरिटी काउंसिल पे। वैसे तो हम ये पूरी बात कर चुके हैं कि इनमें 5 मेंबर है जिनके पास वीटो है, बाकियों के पास वीटो नहीं है।
जो वीटो नहीं है वो हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। इंडिया भी कई बार नॉन परमानेंट मेंबर रहा है, लेकिन परमानेंट हम बन नहीं सकते। ठीक है, तो वीटो मैं बता चुका हूं क्या है, यहां नीचे लिखा भी हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका स्लाइड का और वहां से वीटो को आप पढ़ सकते हो। ठीक है जी, अब बात करते हैं यूएन की जुरिडिक्शन को लेके। क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार देखने को मिलेगा आपको, यूएन की जुरिडिक्शन क्या है। तो 2005 में यूएन ने अपने 60 साल पूरे किए थे। 2005 में यूएन ने अपने 60 साल पूरे किए थे और 60 साल की एनिवर्सरी पर यूएन ने रिव्यू करने की बात की थी सिचुएशन को। इस मीटिंग में जो लीडर्स थे उन्होंने बात की और कहा कि भाई यूएन बदल रहा है, यूएन को बदलना चाहिए, मोर रिलेवेंट बनना चाहिए। तो उसके लिए कुछ चीजें की गई। क्या की गई? पहला, पीस बिल्डिंग कमीशन बनाई गई। क्या बनाई गई? पीस बिल्डिंग कमीशन। ठीक, उसके बाद क्या किया गया? कहा गया कि अगर किसी देश में हालात खराब हो जाते हैं, वहां की गवर्नमेंट अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, तो ऐसे में यूएन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसके अलावा ह्यूमन राइट काउंसिल्स बनाई गई। इसके अलावा मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल, यानी अगले 100 साल में यूएन क्या चाहता है, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल भी कहते हैं, उसके बारे में बातचीत हुई और वो बनाए गए। देखिए यहां पर ये है 17 मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल या सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल। हम 100 सालों में ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां जीरो पॉवर्टी हो, जहां जीरो हंगर हो, जहां गुड हेल्थ और वेलबींग हो, जहां क्वालिटी एजुकेशन हो, जहां जेंडर इक्वालिटी हो, जहां पर क्लीन वाटर हो। इस तरह के 17 गोल डिसाइड किए गए यूएन के लिए। फिर टेररिज्म को कंडेम करने की बात की गई कि किसी भी फॉर्म में टेररिज्म हो उसे हम कंडेम करेंगे। एक डेमोक्रेसी फंड बनाया गया। मैंने कहा था ना ट्रस्टीशिप काउंसिल को खत्म कर दिया, यहीं पे 2005 में खत्म किया गया। नीचे लिखा ना एग्रीमेंट टू वाइंड अप ट्रस्टीशिप काउंसिल, और उसकी जगह पर बनाया गया डेमोक्रेसी फंड। ये वही काम करेगा जो ट्रस्टीशिप काउंसिल करता था, बट ट्रस्टीशिप काउंसिल एक ऑर्गन था, ये ऑर्गन नहीं है, एक छोटा डिपार्टमेंट है, क्योंकि अब ज्यादातर देशों में डेमोक्रेसी ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। अब इंडिया एंड यूएन, इंडिया और यूएन का क्या लेना देना है, आपस में किन बातों पर सहमति है, किन पे नहीं है, क्या बात है। तो इंडिया जो है वो लगातार ये बात पे जोर डालता है कि यूएन को बदलने की जरूरत है, रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, ताकि यूएन में दोबारा जान आए। हमारा मानना है कि एक रीवाइटलाइज यूएन, एक बेटर स्ट्रेंथन यूएन चेंजिंग वर्ल्ड में बड़ा कामयाब होगा। हमारा मानना है कि हम एक परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं यूएन के अंदर। हम ये मानते हैं कि परमानेंट मेंबर भी बढ़ने चाहिए और नॉन परमानेंट मेंबर भी बढ़ने चाहिए। ठीक है जी, एक बार ऐसा हुआ था, पहले क्या था कि नॉन परमानेंट मेंबर कम थे, सिर्फ 6 ही थे, लेकिन बाद में इसका नंबर 10 किया गया। तो पहले क्या थे, 5 परमानेंट 6 नॉन परमानेंट, तो 11 थे पहले। बट 1965 में, मेरा एरो देखिए है ना, जो कर्सर है मेरा, 1965 में 5 परमानेंट तो सेम रहे, नॉन परमानेंट 6 की जगह पर 10 कर दिए गए, तो टोटल हो गए 15। तो 11 से 15 कर दिए गए टोटल मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। आज का जो समय है वो काफी हद तक यूनिपोलर है, अमेरिका की बहुत ज्यादा चलती है हर जगह पर, यूएन में भी। तो यूएन क्या अमेरिका के रहते कुछ काम कर पा रहा है या खाली ऐसी हवाबाजी में काम चल रहा है? तो देखिए, सबसे पहले यूएन, इसका क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि क्या यूएन एक ग्रेट बैलेंस है यूएस के लिए? क्या यूएस को काबू कर पा रहा है यूएन? क्योंकि यूएस एक लौती सुपर पावर है, मजबूत सुपर पावर है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यूएस के पास मिलिट्री पावर बहुत मजबूत है और इकोनॉमिक पावर है, पैसा है, जिसकी वजह से यूएन उसे इग्नोर नहीं कर सकता। यूएन में बहुत बड़ा पैसा डोनेशन यूएस देता है। दूसरा, यूएन जो है उसका हेडक्वार्टर ही अमेरिका के अंदर है, तो उसका भी इन्फ्लुएंस पड़ता है। तीसरा, यूएन के अंदर सबसे ज्यादा पैसा यूएस देता है और यूएस के पास बहुत पैसा, फाइनेंशियल पावर बहुत है। चौथा, यूएन जो है वो फिजिकली यूएस में लोकेटेड है और यूएन की जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर बहुत सारे अमेरिकन काम करते हैं, जिस वजह से अमेरिका का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। सबको पता है अमेरिका के पास वीटो पावर है, तो कोई भी ऐसा मुद्दा जो अमेरिका
के इंटरेस्ट में नहीं है, अमेरिका उस पर वीटो लगा देता है, जिसकी वजह से अमेरिका की चाहत के बिना यूएन कोई फैसला नहीं ले सकता। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यूएन काफी हद तक अमेरिका चला रहा है, बिना उसके बात नहीं बनेगी। इसीलिए वो इतना ताकतवर है, और ताकतवर है इसीलिए यूएन को चला रहा है, यानी दिस इज वाइस वर्सा। ठीक है, यूएन जो है वो कुछ चीजों में सक्सेसफुल हुआ है, जैसे सारे देशों को एक साथ बिठा पा रहा है वो एक टेबल पे, यूएस को भी साथ बिठा पा रहा है, वरना यूएस तो बात ही ना करे किसी से। यूएन हम मानते हैं कि इनपरफेक्ट बॉडी है, लेकिन अगर यूएन नहीं होगा तो सोचो क्या होगा, बहुत बुरा हाल होगा इस दुनिया का। ये देश आपस में बैठेंगे भी नहीं बात करने के लिए, कम से कम यूएन के जरिए ये लोग बात कर पा रहे हैं। आज के टाइम में जो ग्लोबलाइजेशन की दुनिया है, सब देश एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं हर चीज के लिए। ऐसे में ये बहुत जरूरी है, ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो इन देशों की इंटरडिपेंडेंस को मैनेज कर सके। ये यूएन के सेक्रेटरीज हैं जो वक्त वक्त पर आए। पहले थे ट्रिगिव ली, तो पहले का नाम हमेशा में याद होना चाहिए। डैग हैमरजोल्ड का नाम आपने सुना था कि उसमें कि ह्यूमैनिटी से को हेवन ले जाना नहीं है, हेल से बचाना है, याद है। उसके बाद आप नाम याद कर सकते हो कोफी आनन, इन्होंने भी बड़ा काम किया है, जो रिफॉर्म लाए थे ये। बान की मून को आप याद कर सकते हो, ये मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल लेके आए थे। और आज के टाइम में जो है उनका नाम है एंटोनियो गुटरस, पूरा नाम है एंटोनियो मैनुएल डी ओलिविरिया गुटरस। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कुछ यूएन की एजेंसीज को लेके, 4-5 हैं, इनमें से एक पक्का आती है पेपर में, 2 नंबर में आती है, कंफर्म है। ठीक, पहली है यूनेस्को। यूनेस्को क्या है जी, देखिए फुल फॉर्म पहले तो पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कब बनी ये पता होना चाहिए, 4 नवंबर 1946, यूएन के बनने के 1 साल बाद। हेडक्वार्टर कहां है, पेरिस। ठीक, क्या काम है, वही जो इसका नाम है, एजुकेशन को प्रमोट करना, साइंस को प्रमोट करना, सोसाइटी को प्रमोट करना, बस इतना ही याद कर लो, बहुत है। ठीक, यूनिसेफ किसके लिए काम करेगी, बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। कब बनी, 46 में, सेम पहले वाला भी इसी में बना था। हेडक्वार्टर कहां है, न्यूयॉर्क में। क्या काम है, बच्चों के लिए इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना, बच्चों की मदद करना, उनको पढ़ाई प्रमोट करना, बेटर हेल्थ प्रमोट करना। और यूनिसेफ सारे देशों में काम कर रही है, 193 के 193 देशों में। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएन के पहले से काम कर रही है। तो क्वेश्चन पेपर में ये भी आ जाता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन है ना जो यूएन से पहले ही काम कर रही है, तो इसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये अक्टूबर 1919 में बनी थी। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। क्या काम है इसका, इसका काम है एफिशिएंट कंडीशन प्रोवाइड करना, लेबर को पूरी दुनिया के अंदर ठीक से उनके साथ काम करा जा रहा नहीं करा जा रहा, सोशल जस्टिस उन्हें मिल रही है नहीं मिल रही, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे, प्रॉपर सेफ्टी से काम हो रहा है नहीं हो रहा, रिस्पेक्टफुल काम हो रहा है या नहीं हो रहा, इस पे नजर रखना। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम आपने कोविड में बहुत सुना होगा। इसका काम है पूरी दुनिया में पब्लिक हेल्थ पे काम करना। अभी अभी जब ट्रंप साहब आए हैं पावर में, तो उन्होंने WHO से यूएस को निकालने की बात की है, क्योंकि उनका मानना है कि WHO इज अ फेलियर, कोविड में वो कुछ काम नहीं कर पाया, तो वो खुद निकलना चाहते हैं WHO से। ये दुनिया के लिए बड़ी ही खतरनाक बात होगी जब इस तरह एक ताकतवर देश WHO को छोड़ेगा। तो WHO का मेन पर्पस वर्ल्ड हेल्थ को बेटर करना है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, और इसकी फाउंडिंग डेट अप्रैल 1948 है, जिसे वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है। इसे आप छोड़ सकते हो, ये वाला पार्ट, ये एक्स्ट्रा एडिट टॉपिक है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF जो है उसका काम है पूरी दुनिया में जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, पैसों के लेन देन जितना भी हो रहा है,
उस पर नजर रखना, ठीक है, और उन्हें रेगुलेट करना, ये आईएमएफ का काम है। आईएमएफ कितने देशों में है? 189 कंट्रीज में है आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक जो है ये 1944 में बना। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ एक साथ ही बने थे। इसका काम है ह्यूमन डेवलपमेंट का, इरिगेशन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नेंस, हर चीज में काम करता है मोटा मोटा। ये डेवलपिंग देश पर ज्यादा फोकस करता है, ये कि आप डेवलप कैसे बनो उसकी राह बताता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक पे इल्जाम लगते हैं, वर्ल्ड बैंक को क्रिटिसाइज किया जाता है कि वर्ल्ड बैंक गरीब देशों को लोन देने के नाम पे अपनी शर्तें पूरी कराता है और उन देशों को मजबूर करता है कि वो अपनी मार्केट को ओपन करें अमेरिका, यूरोप जैसे देशों के लिए, और फिर वहां अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज आती हैं और वहां पे डील करने लगती है। तो ये वर्ल्ड बैंक पे इल्जाम लगता आ रहा है। WTO आई थिंक नहीं है आपके टॉपिक में, ठीक है, मेरे को जहां तक है नहीं है शायद, ठीक है। बाकी WTO बता देता हूं थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बुक में देख लेना, शायद WTO नहीं है। 1995 में इसका नाम WTO हुआ था, उससे पहले इसका नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसमें 164 देश हैं और पूरी दुनिया में जो भी ट्रेड है वो कौन देखता है? WTO देखता है। वो ये देखता है कि दो देश आपस में सम्मान से बातचीत कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कोई अनफेयर प्रैक्टिस तो नहीं हो रही। लेकिन इसके ऊपर भी इल्जाम लगते हैं कि WTO खुद नॉन ट्रांसपेरेंट है। WTO में ज्यादातर यूरोप के देशों की बात सुनी जाती है, WTO में अमेरिका की बात सुनी जाती है, जापान की बात सुनी जाती है, और वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। क्या काम होगा? जो नाम है, दुनिया में जो भी एटॉमिक एनर्जी है न्यूक्लियर बम बनाने की, उस पर नजर रखना इसका काम है कि कोई देश इस न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल बम बनाने के लिए तो नहीं कर रहा। इसे अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बनवाया था, ड्वाइट आइजनहावर नाम था उनका, और उनका एक प्रपोजल था एटम फॉर पीस, यानी एटम्स का इस्तेमाल सिर्फ शांति के लिए हो, क्योंकि न्यूक्लियर बम बनाने में लगता है यूरेनियम, यूरेनियम से बिजली भी बनती है और यूरेनियम से बम भी बनता है। तो पूरी दुनिया इसका पीसफुल इस्तेमाल करे, इस पे नजर रखने का काम IAEA का होता है। पूरी दुनिया में जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उन्हें जाके ये चेक करती हैं, देखती हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनका इस्तेमाल मिलिट्री पर्पस के लिए तो नहीं हो रहा। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? ये NGO, ठीक है। क्या करता है? पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ता है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ता है। ये अलग अलग रिपोर्ट्स निकालते हैं, पब्लिश करते हैं, तो गवर्नमेंट बड़ी अनहैप्पी होती है इनसे, अलग अलग देशों की, क्योंकि उन गवर्नमेंट की पोल खोलते हैं कि भाई आपके देश में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, अब कोई देश क्यों ही खुश होगा जब मेरी बुराई कर रहे हो तो आप। तो इसलिए कई बार लोग नाराज रहते हैं। हालांकि इनकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, रिसर्चेज हैं, वो सब ह्यूमन राइट्स को लेके होती है। लास्ट, ह्यूमन राइट वॉच, नाम में ही ह्यूमन राइट है तो ह्यूमन राइट्स के लिए ही काम करता है। ये भी NGO है और ये US का सबसे बड़ा NGO है। इसका काम है दुनिया भर में जो भी ह्यूमन राइट्स को लेके एब्यूजेस हो रहे हैं, गलत हो रहा है, मीडिया का अटेंशन उसकी तरफ ले जाना। इसने कई अच्छे काम किए हैं, जैसे लैंड माइंस पर बैन लगाया है। आपको पता होगा, पहले की मूवीज में आपने देखा होगा, पैर रखो जमीन के नीचे बम में फट गया, उसे लैंड माइन कहते हैं। तो पूरी दुनिया में लैंड माइंस पे इसने बैन लगवाया। चाइल्ड सोल्जर्स के इस्तेमाल पर इन्होंने बैन लगवाया, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को स्टैब्लिश करवाने में ह्यूमन राइट वॉच का बहुत बड़ा नाम आता है, ठीक है जी। तो यही है इस चैप्टर के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बीच बीच में कहीं कहीं ये जो लाइव सेशन है ये लैग हुआ है, उसे मैं एडिटिंग में डिलीट करवा दूंगा, बट आई होप आपको चैप्टर समझ में आया है। अच्छे से एक बार पढ़िए इसे मेरे नोट से, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको बुक चाहिए मेरे नोट्स की, यू कैन DM मी, आपको एक दिन के अंदर पार्सल हो जाएगी वो। अच्छे से पढ़िए। UN के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सारे अच्छे से पढ़ के जाइए।
बेटा आप देख लीजिए अपनी बुक को ओपन करके एनसीईआरटी, जितने भी बॉक्सेस हैं उनमें अगर यूनेस्को है तो आ रहा है, वरना नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें एक दो एक्स्ट्रा है क्योंकि बीच में एक्स्ट्रा एडेड टॉपिक आ गए थे, तो ये सब मैंने थोड़े मिक्स करके लगा दिए थे। ठीक है, तो देख लेना, आप हो तो करना, नहीं तो छोड़ देना। मेरे ख्याल WHO भी नहीं है ना, चेक कर लेना। तो बस दिस इज ऑल फॉर टुडेज चैप्टर। बाकी जो भी क्वेश्चन हो नेक्स्ट सेशन में आप बता दीजिए ना, पहले मैं पहले क्वेश्चंस को हैंडल कर लूंगा, उसके बाद हम लोग अपना सेशन शुरू कर सकते हैं। कल मिलते हैं 10:30 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।